आज के व्याख्यान में हम अकबर की विजयों को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने अकबर द्वारा जो विभिन्न विजयें प्राप्त की गई थी साम्राज्य विस्तार के क्रम में, उनको हमने एक चार्ट के माध्यम से समझा था। अब हम इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अकबर के साम्राज्य विस्तार को हम देखें तो अकबर के समय में सबसे पहले साम्राज्य विस्तार के लिए पहला आक्रमण अकबर द्वारा 1561 में मालवा पर किया गया। आदम खां ने इस अभियान का नेतृत्व किया, जो महामनगा का पुत्र था। आदम खां ने बाज बहादुर को हराकर 1561 ईस्वी में मालवा को जीता। मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आदम खां से बचने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली, किंतु अकबर ने आदम खां को हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि अकबर आदम खां से नाराज़ हो गया। क्यों नाराज़ हुआ? क्योंकि आदम खां ने मालवा विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। आदम खां बड़ा षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति था और इस कारण अकबर उससे नाराज़ था। उसने मालवा विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा, तो जो आदम खां स्वयं मालवा का प्रशासक बनना चाहता था, गवर्नर बनना चाहता था, अकबर ने उसके बजाय पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद गढ़कटंगा राज्य, जो गोंडवाना राज्य है, उसके ऊपर भी अकबर के द्वारा अभियान किया गया। ये गोंडवाना का गढ़कटंगा हिंदू राज्य, इसकी राजधानी चोरागढ़ थी, जबलपुर के पास में। इस राज्य की स्थापना अमनदास ने की थी। 1564 में आसफ़ खां को अकबर के द्वारा इस अभियान पर भेजा गया और आसफ़ खां ने चोरागढ़ के युद्ध में वहाँ के शासक, जो अल्पवयस्क था वीर नारायण, और उसकी जो माँ थी रानी दुर्गावती, वो उसकी संरक्षिका थी, तो उसको परास्त करके आसफ़ खां ने गढ़कटंगा राज्य भी जीत लिया और ये चोरागढ़ का युद्ध 1564 में आसफ़ खां ने जीता। 1564 की घटना है ये। इसके पहले मैंने आपको 1562 की अकबर की अजमेर यात्रा का विवरण पहले बताया था कि अजमेर दरगाह पर जियारत के लिए अकबर गया था और रास्ते में आमेर के कछवा वंशी शासक भारमल कछवा ने अकबर से मिलकर अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा और भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और लौटते वक्त अकबर ने आमेर के भारमल की पुत्री हरकाबाई से सांभर में विवाह किया। ये आमेर से प्रथम वैवाहिक संबंध अकबर का था, राजपूतों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध था। आमेर के शासक भारमल कछवा के बेटे भगवान दास और पोते मान सिंह को भी मुगल सेवा में अकबर ने रख लिया। 1568 में चित्तौड़ विजय अकबर के द्वारा उदय सिंह के विरुद्ध की गई। जयमल और फत्ता ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। उदय सिंह तो उदयपुर की पहाड़ियों में चला गया। अकबर दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगाई। चित्तौड़ किला जीतने के बाद अकबर ने किले में कत्लेआम कराया, जो अकबर के नाम पर धब्बा है। ये पहला और आखिरी अवसर था जब अकबर ने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई थी। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। राणा उदय सिंह पहले ही चित्तौड़ छोड़ चुके थे और उदयपुर नगर, जो उन्होंने 1559 में बसा दिया था, वहाँ की पहाड़ियों में रह करके उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। अकबर ने मेवाड़ से संधि के लिए उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे। सबसे पहले भारमल को दूत बनाकर उदय सिंह के पास भेजा। इसके बाद टोडरमल और भगवान दास भी उदय सिंह के पास गए। इसी बीच 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला शिष्टमंडल 1573 ईस्वी में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा। उसके बाद मानसिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल। इन 4 दूत मंडलों के जो प्रस्ताव थे मुगल अधीनता स्वीकार करने के, वो महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिए। ऐसी स्थिति में 1576 में अकबर ने मानसिंह और आसफ़ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में इस मुगल सेना का मुकाबला राणा प्रताप के द्वारा किया गया। अबुल फजल के अनुसार ये मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच जो युद्ध हुआ वो खमनोर में हुआ था, अतः इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। जबकि बदायूनी के अनुसार ये युद्ध गोगुंदा में हुआ था, इसलिए इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका। कहा जाता है कि अकबर को मुग़ल सेना को बहुत हानि उठानी पड़ी।
जो उद्देश्य अकबर ने निश्चित किया था कि या तो महाराणा प्रताप को मार डाला जाए या उन्हें जीवित पकड़ लिया जाए, दोनों ही उद्देश्य पूरे नहीं हुए। और प्रारंभिक तीव्र आक्रमण के बाद प्रताप ने बड़ी होशियारी से अपनी सेनाएं पहाड़ी क्षेत्र में पीछे खींच ली और छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ने लगे। हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ लिखा है कि हल्दी घाटी में राणा पराजित हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। राणा पराजित नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे जो सेनाएं खींची थी वो एक रणनीति के तहत खींची थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर अकबर के विरुद्ध छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। इसी दरमियान कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भी अकबर ने कब्जा कर लिया। 1582 ईस्वी में फिर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और अकबर का जो काका था शेरिमा खां सुल्तान, उसके बीच में दिवेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मैराथन इसलिए कहते हैं कि दिवेर की मैराथन जिस प्रकार दौड़ होती है उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, ठीक उसी प्रकार दिवेर के युद्ध में वहाँ की जो जनता थी, आम जनता, आसपास के इलाकों की मेवाड़ की जनता, उन्होंने सबने मिलकर के इस युद्ध में हिस्सा लिया। और दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने बड़ी वीरता दिखाते हुए कुंवर अमर सिंह ने अकबर के काका शेरिमा खां सुल्तान का घोड़े सहित वध कर दिया भाले के एक ही प्रहार में। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन युद्ध माना जाता है। और इसके बाद अकबर के सेना के मुग़ल सेना के हौसले पस्त हो गए और धीरे धीरे मुग़लों को पीछे हटना पड़ा। अकबर के समय के विद्रोहों को हम देखें तो 1564 में मालवा के गवर्नर उबैदुल्ला खां उज़्बेक ने विद्रोह किया, या अब्दुल्ला उज़्बेक भी उसको कहते हैं। अब्दुल्ला उज़्बेक का विद्रोह 1564 में हुआ। उज़्बेकों के विद्रोह 1564 से लेकर के 1567 ईस्वी के बीच में हुए। ये विद्रोह मालवा, अवध और जौनपुर के इलाकों में हुए। तो ये उज़्बेक नेता कई सारे थे, जिसमें जौनपुर का उज़्बेक नेता जो जौनपुर का गवर्नर था अली कुली खां, और अवध का गवर्नर खान आलम, इन्होंने विद्रोह किए। तो मालवा में उज़्बेक नेता था अब्दुल्ला उज़्बेक, उसने 1564 में विद्रोह किया। जौनपुर में उज़्बेक नेता अली कुली खां ने विद्रोह किया। उसके बाद अवध में उज़्बेक नेता खान आलम ने विद्रोह किया। और उज़्बेक विद्रोह से अकबर को अपनी नीति बदलनी पड़ी। उज़्बेक विद्रोह का अकबर ने 1567 तक कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। इस सफलता से अकबर उत्साहित हुआ और अकबर के सौतेले अकबर तो उत्साहित हुआ, लेकिन उज़्बेकों की जो ये विद्रोह की श्रृंखला थी 1564 से 67 तक, इससे दूसरे विद्रोहियों को भी लगा कि हम भी विद्रोह करें। तो अकबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा हाकिम, जो काबुल का गवर्नर था, उसने विद्रोह करते हुए 1567 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इसी दरमियान अकबर को उसका सफलतापूर्वक सामना करने में सफलता मिली और 1586 में अफ़गान बलूचियों ने विद्रोह किया। 1586 में ये अफ़गान बलूची जो थे रोशनियाई संप्रदाय के अनुयायी थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया। बीरबल की यूसुफजाइयों के विरुद्ध इस विद्रोह के दौरान, यूसुफजाइयों का जो ये विद्रोह था, इसके दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। बीरबल का मूल नाम महेश दास था, अकबर के नवरत्नों में से एक था और ये उत्तर प्रदेश के कालपी का निवासी था। इसी प्रकार बंगाल में बाबू खां कागजल और बिहार में मोहम्मद मासूम ने 1580 में विद्रोह किया। सलीम जो अकबर का पुत्र था, जो बाद में जहांगीर के नाम से मुग़ल बादशाह बना, उसने 12 अगस्त 1602 को अकबर के प्रिय मित्र ओरछा के सरदार वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अकबर के प्रिय मित्र अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो वीर सिंह बुंदेला ने सलीम के कहने पर जब अबुल फजल की हत्या करवा दी तो इससे अकबर बड़ा नाराज़ हुआ और शहजादे सलीम ने भी विद्रोह कर दिया और सलीम के विद्रोह को अकबर ने बाद में दबा दिया। इलाहाबाद में सलीम ने ये विद्रोह किया था, अकबर ने दबाने के बाद में उसे माफ़ी दे दी। 1585 से 98 के दौरान अकबर को उत्तर पश्चिमी सीमा पर कई सारे विद्रोहों को रोकने के लिए अपनी राजधानी 1585 से लेकर 1598 तक लाहौर में रखनी पड़ी और इस दौरान अकबर लाहौर ही रहा। आपको एक बात इंपॉर्टेंट थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तब उसकी राजधानी आगरा थी। 1556 से लेकर के 1570 तक राजधानी आगरा ही रही। उसके बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण जब हो गया तो 1571 से लेकर के 1585 के आरंभ तक राजधानी
फतेहपुर सीकरी रही। और फिर 1585 से 1598 तक अकबर को उत्तर पश्चिमी सीमा के विद्रोहों को रोकने के लिए फतेहपुर सीकरी के बजाय लाहौर में अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी। 13 वर्ष तक अकबर वहाँ रहा, लाहौर में राजधानी बनाकर। और 1598 के बाद में अकबर वापस आगरा आ गया और वापस अकबर की राजधानी आगरा ही रही। आगरा में ही अकबर का 1605 ईस्वी में देहांत हुआ और आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर को दफन कर दिया गया। और अकबर की कब्र को बाद में औरंगजेब के समय में जब जाट विद्रोही राजा राम ने विद्रोह किया औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति से नाराज होकर के, तो उसने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को निशाना बनाया और अकबर की कब्र को खोदकर उसमें से हड्डियां निकाल करके उनको जला दिया था। ये राजा राम जाट का बड़ा प्रहार था अकबर के मकबरे पर। तो वो बाद में पढ़ेंगे हम औरंगजेब के समय में। और अकबर ने 1598 तक लाहौर में राजधानी रखी। और विद्रोही कौन कौन से हुए? अब्दुल्ला उजबेग जो 1598 ईस्वी में मर गया, उसकी मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा से उजबेगों के आक्रमण का खतरा समाप्त हुआ। अब्दुल्ला उजबेग ने बड़ी कूटनीति से अकबर को ईरान को बांटने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अकबर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि अकबर जानता था कि यदि ईरान जब तक मजबूत है तब तक उजबेगों की शक्ति पर भी नियंत्रण बना रहेगा। अतः अपने शत्रु अब्दुल्ला उजबेग को ज़्यादा मजबूत होने से रोकने के लिए उसने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि ईरान को मुग़ल और उजबेग मिलकर के बांट लें। अकबर ने 1595 ईस्वी में मुजफ्फर हुसैन जो था वो वहाँ का किलेदार था, अफ़गान ईरान का किलेदार था, वो ईरानी था, उसने विद्रोह कर दिया 1595 ईस्वी में। और कंधार का किलेदार था वो, और कंधार एक सामरिक महत्व का दुर्ग था। उसके उसने जब विद्रोह कर दिया तो उसने क्या किया कि मुग़ल सूबादार शाह बेग को स्वेच्छा से कंधार का किला सौंप दिया। तो इस प्रकार 1595 ईस्वी में अकबर के हाथ में कंधार का किला भी आ गया। शहजादा सलीम ने 1599 में विद्रोह किया था और इलाहाबाद में वो विद्रोह करके खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। और इस विद्रोह के दौरान ही 1602 में उसने वीर सिंह बुंदेला की हत्या भी करवा दी थी, जिससे अकबर बड़ा नाराज़ हुआ। तो ये विभिन्न विद्रोह जो अकबर के समय में हुए थे। और 1595 में जैसा हमने पढ़ा कि कंधार मुग़लों के अकबर के कब्ज़े में आ गया और उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में ये कंधार महत्वपूर्ण दुर्ग था, तो ये अकबर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सफलता रही। अकबर ने दक्षिण अभियान का उद्देश्य भी सोचा, लेकिन उसके दक्षिण अभियान केवल दक्कन तक ही सीमित रहे। उसने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को 1591 ईस्वी में अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भेजा। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और खानदेश, तो खानदेश के अलावा अन्य किसी शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने खानदेश तो अपने अली कुली खान ने स्वेच्छा से अकबर को सौंप दिया 1591 में। ये खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। और उसके बाद अकबर ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया। शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना ने 1597 से 1600 के बीच अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया। अहमदनगर का जो अल्पवयस्क शासक था सुल्तान निजाम शाह, बहादुर निजाम शाह, उसकी संरक्षिका थी चांद बीबी। उसने विरोध किया, प्रतिरोध किया, किंतु पराजित हुई और अहमदनगर के सुल्तान बहादुर को सूपा के युद्ध में 1597 में परास्त होना पड़ा और उसे बंधक बना लिया गया। नए सुल्तान मुर्तज़ा निजाम शाह ने बरार का प्रदेश मुग़लों को सौंपकर अकबर से संधि कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। तो 1597 में सूपा का युद्ध ये बहादुर निजाम शाह और चांद बीबी हार गए थे। उसके बाद नया सुल्तान अहमदनगर का बना मुर्तज़ा निजाम शाह। उसने अकबर से संधि करके अहमदनगर का जो बरार का इलाका था वो मुग़लों को सौंप करके अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने 1601 में असीरगढ़ की विजय प्राप्त की। ये उसकी अंतिम विजय थी। अकबर ने फिर कालांतर में बीजापुर और गोलकुंडा की तरफ अभियान नहीं किए, क्योंकि अकबर दक्कन के अंदर सीमित विस्तार की नीति का समर्थक था। वो अपनी सीमाएं समझता था। असीरगढ़ का शासक मीर बहादुर था। अकबर ने 1601 में ये अंतिम विजय जीती
अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला और असीरगढ़ का नाम बदलकर धनदेश कर दिया। गुजरात विजय जो 1572-73 में की थी, उसकी स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अकबर द्वारा गुजरात आक्रमण का कारण इसकी समृद्धि और व्यापारिक महत्ता थी। तो पहली बार मुजफ्फर हुसैन के विरुद्ध अभियान किया गया और दूसरी बार हुसैन मिर्जा के विरुद्ध 1573 में अभियान किया था। गुजरात अभियान में ये कहा जाता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मिला था। गुजरात विजय के बाद ही टोडरमल को उसने साम्राज्य की लगान व्यवस्था का कार्य सौंपा था। तो ये अकबर के समय जो ये विद्रोह हुए और जो उसकी विजय थी, उसको हमने डिटेल पढ़ा है। और अगले व्याख्यान में हम अकबर के जो धार्मिक नीति है उसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।